नमस्कार मित्रों, अभिभावकों। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इतिहास का जब अपन पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं उससे पहले 12वीं में आपने ऐच्छिक विषय के रूप में इतिहास को चुना है या चुनेंगे। बाकी ये कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात अलग है, लेकिन जो ऐच्छिक सब्जेक्ट आप 3 सब्जेक्ट चुनते हो उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक उसमें आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जगह जगह आप कंफ्यूजन होते रहेंगे। सबसे पहले अपने को इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी होना यानी सामान्य जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपन इधर बात करते हैं, शब्द अपन पढ़ते हैं इतिहास। हमेशा अपन सुनते हैं इतिहास या अपन इतिहास का इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री। ये तो अपन ने कई बार सुना है, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है शब्द की उत्पत्ति। यानी अपन कहते हैं इस हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है अपने एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। कौन सा शब्द है? ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द हिस्टोरिया है। इस हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। तो हिस्ट्री इंग्लिश शब्द है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से होती है। इस हिस्टोरिया का अर्थ है खोजना या जानना। इस हिस्टोरिया का अर्थ है जानना या खोजना। अर्थात अपने को यह विदित होता है कि हिस्टोरिया शब्द अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है या अतीत की घटनाओं की ओर इंगित करता है। और इतिहास में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते नहीं करते। तो ये हिस्टोरिया शब्द है जिसका अर्थ होता है खोजना या जानना। इस हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये हिस्टोरिया ग्रीक भाषा का शब्द है और हिस्ट्री ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी शब्द है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है। और हिस्टोरिया का अर्थ है खोजना या जानना। और यह शब्द अतीत की घटनाओं के संदर्भ में अध्ययन करता है या अतीत की घटनाओं के संदर्भ में बात करता है। वो है बात समझ में। अब अपने को इतना पता हो गया इतिहास हिस्ट्री इंग्लिश है तो ग्रीक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का अर्थ खोजना या जानना अर्थात कि अतीत की घटनाओं के इंगित करता है। और इतिहास में अपन अतीत की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अतीत की घटनाओं की जानकारियों का ही अध्ययन अपन इतिहास में करते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि ये हिस्ट्री शब्द है। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया ये अपने को ध्यान रखना है। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग करते एक ग्रीक लेखक है जिसका नाम है हेरोडोटस। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग करते एक है हेरोडोटस। एक विद्वान का नाम है हेरोडोटस जो ग्रीक यानी यूनानी लेखक है या यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और इस हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक है हिस्टोरिका। इस हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका और इस हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और हिस्ट्री का हिंदी अर्थ है हिंदी शब्द है इतिहास। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया तो एक ग्रीक लेखक है हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया किसमें? अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। इसलिए इस हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ से अपने को ध्यान एक रखना है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक ग्रीक यूनानी लेखक हेरोडोटस को कहा जाता है क्योंकि हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा जाता है। ये इतनी चीज विद्यार्थियों आपको ध्यान रखनी है कि इतिहास यानी हिस्ट्री शब्द आया कहां से, इसका क्या अर्थ होता है, कौन इसको पहली बार प्रकरण में लाया और किस पुस्तक में लाया। हिस्टोरिका पुस्तक और हेरोडोटस का नाम और इन्हें कहा जाता है इतिहास का जनक। और एक ध्यान रखना कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक यूनानी से कई बार अपन सीधा अपने दिमाग आता है लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, लेकिन हिस्टोरिका लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है। इसका है
यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है खोजना या जानना। अभी बात समझ में, इतना ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि इतिहास शब्द कहाँ से आया। उसके बाद इतिहास को पढ़ने का क्या तरीका है, इतिहास को अपन कितने कालों में डिवाइड करके पढ़ते, वो चीज अब देखनी है अपने को, ये मैं अभी मिटा रहा हूँ। अब इधर इतिहास को अपन आगे आप देखते हैं, इतिहास के काल क्या देखते हैं, इतिहास के काल। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि इतिहास को अपन 3 कालों में पढ़ते हैं। कितने कालों में, 3 कालों में पढ़ते हैं। इधर देखिए, सबसे पहली बात है इतिहास के काल। इतिहास के काल, इतिहास के अपन 3 कालों में इस इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस 3 कालों में इतिहास को अपन पढ़ते हैं। यानी इतिहास के 3 काल है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। आई बात समझ में। अब 3 कालों में अपन इतिहास को बांटा। इतिहास के 3 काल है और तीनों कालों को अपन पढ़ते तो है, लेकिन अपने पास जानकारी के स्रोत क्या है, अपने पास क्या क्या साक्ष्य उपलब्ध है जिसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। यानी इस कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि इतिहास की जानकारी के स्रोत अपन सबको पता है। 2 प्रकार के स्रोत अपन पढ़ते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि किस काल की जानकारी के किस प्रकार के स्रोत अपने पास है। तो इधर ध्यान दीजिए, क्या सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, और इधर मैं लिख रहा हूं जानकारी के स्रोत। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के स्रोत अपने पास केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही है, कोई साहित्यिक स्रोत नहीं। यानी प्रागैतिहासिक काल के अपने पास पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत नहीं। यानी इतिहास का ऐसा काल जिस समय का मनुष्य ने उस समय की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, कोई लिखित साक्ष्य नहीं रखा, वो काल है प्रागैतिहासिक काल। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इतिहास का ऐसा काल जिस समय का मनुष्य ने अपना लिखित विवरण कोई नहीं रखा, वो है प्रागैतिहासिक काल। या ऐसा इतिहास जो लिखा नहीं गया है, वो कौन सा, प्रागैतिहासिक काल, जिसकी जानकारी की अपने पास केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, कोई साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा आदि मानव का काल, वो पूरा का पूरा पाषाण काल अपने पढ़ा है। तो उसकी जानकारी के अपने पास कोई साहित्यिक स्रोत नहीं उपलब्ध, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही मिलते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत का एक आता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल अपन आदि मानव का काल, आदि मानव के विकास का काल जो अपन कहते हैं हिमयुग से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, हिमयुग से शुरू होता है। हिमयुग के बाद पाषाण युग आता है, और पाषाण युग के बाद धातु युग आता है। कौन सा आता है, धातु युग आता है। और धातु युग में भी सबसे पहले तांबा, धातुओं में भी सबसे पहले तांबा, तांबा के बाद कांसा, और कांसा के बाद लोहा आता है, लोहा सबसे लास्ट में आता है। ये क्रम है मनुष्य। सबसे पहले आदि मानव का विकास वाला हिम युग है, हिम मतलब बर्फ, हिम के बाद पाषाण। यानी विद्यार्थियों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मनुष्य ने धातु से पहले पत्थर का प्रयोग किया। यानी आज अपन धातु के धारदार औजार बना रहे, उससे पहले पत्थर के औजार भी आदि मानव ने बनाए। और पाषाण युग के बाद धातु युग, धातु में भी सबसे पहले तांबा, उसके बाद कांसा, लोहा सबसे लास्ट में आया। आई बात समझ में। तो यार पूरा पूरा पाषाण काल है, पूरा प्रागैतिहासिक काल में आता है। आदि मानव के विकास वाला काल है पाषाण काल, ये पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल में आता है। इसके भी आपने 11वीं में पढ़े होंगे, 3 भाग किए थे। एक अपन ने किया था पुरापाषाण, और एक अपन ने किया था मध्य पाषाण, और एक अपन ने किया था नवपाषाण। पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये 3 काल किए थे। पुरापाषाण में क्या आदि मानव ने सीखा, पुरापाषाण में काल में आदि मानव ने आग जलाना सीख लिया, आग जलाना सीखा था। और मध्य पाषाण में आदि मानव पत्थर के औजार बनाना सीख गया, यानी औजार बनाना सीख गए।
और नवपाषाण काल में आदि मानव ने खेती करना सीख लिया। जैसे ही मनुष्य ने आदि मानव की बात करें, उन्होंने खेती करना सीख लिया तो धीरे धीरे वो नदियों के किनारे स्थायी रूप से बसने लगे। इधर उधर अपना घुमंतु जीवन जीना उन्होंने बंद कर दिया, एक जगह स्थायी रूप से बस कर बैठने लगे। वो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल की विशेषता है कि मनुष्य ने खेती का आविष्कार कर लिया या खेती करना सीख लिया। उसके बाद वो नदियों के किनारे स्थायी रूप से बसने लगे। इसलिए अपने को ज्ञात होता है कि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं का उदय किसी न किसी नदी घाटी में हुआ है। वह जैसे भारत की सिंधु नदी, मिस्र की नील नदी, वह इसी तरह। तो ये अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक काल के जानकारी के स्रोत हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत है, कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। और आदि मानव का काल है पूरा पूरा प्रागैतिहासिक काल में आता है, यानी आदि मानव का विकास शुरू होता है हिमयुग से, उसके बाद पाषाण युग, उसके बाद धातु युग। ये क्रम अच्छे तरह ध्यान रखना, हिमयुग, पाषाण युग, धातु युग। धातु में सबसे पहले ताम्र युग, कांस्य युग, फिर लौह युग। आई बात समझ में? तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जो लिखा गया इतिहास नहीं है, वो है प्रागैतिहासिक काल। और फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में अपने पास जानकारी के स्रोत, अपने पास पुरातात्विक स्रोत भी है, पुरातात्विक स्रोत भी अपने पास मिलते हैं आद्य ऐतिहासिक के, और साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। दोनों ही प्रकार के स्रोत मिलते हैं। यानी आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी के अपने पास पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है, फिर भी आद्य ऐतिहासिक क्यों है? तो ये आप जानो, क्योंकि साहित्यिक स्रोत है परंतु इनकी लिपि अपठनीय, यानी उनके लिखे हुए ग्रंथ, लिखा हुआ साहित्य तो उपलब्ध है इस काल का, लेकिन अब तक आज तक उसको कोई पढ़ पाया नहीं है, कोई पढ़ पाया नहीं है। ये बात हो गई। क्यों? पुरातात्विक स्रोत के बाद साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है इस काल में, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? विशेषता कुछ नहीं, कोई साहित्यिक स्रोत पढ़ नहीं पाया, लिपि अपठनीय है। इसलिए आद्य ऐतिहासिक क्या उन्होंने लिखा वही समझ रहे, अपन को तो वो समझ में आया नहीं, उन्होंने लिखा उनको समझ में आता था, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें दो बातें, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। एक तो है अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता। कौन सी सभ्यता? एक है अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। ये दोनों की दोनों सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की। कई बार पूछा जाता है सिंधु और वैदिक सभ्यता किस काल की है? बहुत सारे विद्यार्थी बता देते हैं कि ऐतिहासिक काल की है, लेकिन आज से आप ये डिसाइड कर देना कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल की नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत भी मिले, साहित्यिक स्रोत मिले, लेकिन लिपि अपठनीय है। तो सिंधु सभ्यता की आपने सुना होगा ज्ञान में कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की एक लिपि थी जिसका नाम था बुट्रोफेदन। इसकी लिपि थी बुट्रोफेदन, या जिसको अपन कहते हैं भाव चित्रात्मक, बुट्रोफेदन या भाव चित्रात्मक लिपि है सिंधु लिपि। और इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसको अपन आद्य ऐतिहासिक काल में डाला। और सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास एक विद्वान का नाम है वेडेल। वेडेल ने सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वेडेल का भी ये प्रयास असफल हुआ, ये भी सिंधु लिपि को पढ़ पाया नहीं। इसलिए सिंधु सभ्यता तो ये बात निश्चित हो गई कि ये आद्य ऐतिहासिक काल में आ गई है। क्यों? क्योंकि इसको पर आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता में बहुत सारे मोहरों पर लिखे हुए बड़े बड़े लेख अपने को मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें मिली है, मोहरों पर लेख, बड़े बड़े लेख लिखे हुए मिले, लेकिन उन लेख को कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए आद्य ऐतिहासिक है। और एक बार सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था वेडेल ने, लेकिन इसका भी प्रयास असफल हुआ क्योंकि वेडेल सिंधु लिपि को पढ़ पाया नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी, वैदिक सभ्यता, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, आप सबने सुना होगा, हमेशा किताबों में वेद आते हैं, तो फिर आद्य ऐतिहासिक क्यों? आपके दिमाग में ऐसा आता होगा? कैसे? ध्यान से इधर देखो, वैदिक सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की है, न कि ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य को अपन श्रुति साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य को अपन श्रुति साहित्य कहते हैं। श्रुति का अर्थ है सुनना, या अपन कहते हैं वैदिक ज्ञान पूरा का पूरा श्रवण परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है?
श्रवण परंपरा पर आधारित है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्ञान सुनकर अर्जित किया हुआ है, वेद लिखे हुए नहीं है। पता है, वेद तो ईश्वर प्रदत्त है। कैसे? वेद तो ईश्वर प्रदत्त है, वेदों का कोई रचयिता नहीं है। और वैदिक ज्ञान को बड़ा उप प्लस नी प्लस सद, उप प्लस नी प्लस सद अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना। तो ये गुरु के समीप बैठकर ज्ञान सुना, एक व्यक्ति ने सुना, उसने आगे से दूसरे व्यक्ति को सुनाया, फिर उसने दूसरे व्यक्ति को सुनाया। ऐसे ऐसे वैदिक ज्ञान सुनकर अर्जित किया हुआ ज्ञान है, न कि लिखे हुए। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य उस समय का जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान ही नहीं था, तो वो कैसे लिखे? समझ में आई बात? इस आपने दो भारत के प्राचीन ग्रंथ पढ़े होंगे, एक है रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ, एक है महाभारत। महाभारत के लेखक है वेद व्यास। इनके नाम वेद व्यास इसको इसलिए कहा जाता है। वेद व्यास क्यों कहा जाता है? जबकि इनका नाम तो ये इनका नाम तो है कृष्ण देवपायन। इनका नाम है पूरा कृष्ण देवपायन वेद व्यास। तो ये कृष्ण देवपायन ने क्या किया? जब वेदों का इन्होंने संकलन किया, क्या किया? क्यों? इससे पहले वैदिक ज्ञान सुनकर अर्जित किया जाता था, सुनकर अर्जित किया जाता। एक ने सुना, दूसरे को सुनाया। जैसे ही मनुष्य को लिपि का ज्ञान हो, उस समय एक व्यक्ति है कृष्ण देवपायन, इन्होंने पहली बार वेदों का संकलन किया। क्या किया? वेदों का संकलन किया, इसलिए इनको कहा जाता है वेद व्यास। क्या कहा जाता है? वेद व्यास। वेदों का संकलन, या कई बार पूछा जाता है कि वेदों के संकलन करता कौन है? कृष्ण देवपायन। कौन है? कृष्ण देवपायन। इसके लिए पूरा नाम हो गया कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इन्होंने पहली बार वेदों का संकलन किया। इससे पहले वेद सुनकर अर्जित किए जाते थे, वैदिक ज्ञान सुनकर अर्जित किया जाता है। अब अपन किताबों में पढ़ रहे थे, शुरू में ऐसा था नहीं। इसलिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता किस काल में रहेगी? आधे ऐतिहासिक काल में रहेगी। इनको ऐतिहासिक काल में शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझे? नहीं किया गया है। तो सिंधु लिपि में तो अपने को मुहरें मिली है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है। और वैदिक साहित्य लिखा ही नहीं, सुनकर अर्जित किया गया, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। और ये पूरा श्रवण परंपरा पर आधारित है। लेकिन बाद में कृष्ण देवपायन ने वेदों का संकलन किया। वही कृष्ण देवपायन जो महाभारत के रचयिता है, वेद व्यास, इसलिए इनका पूरा नाम है कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इन्होंने वेदों का प्रथम बार संकलन किया। ये ध्यान रखना पसंद कि वेदों के संकलन करता कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास। और तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल में अपने पास जानकारी के स्रोत मिलते हैं, जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। और साहित्यिक स्रोत सभी पठनीय मिलते हैं। आज के समय में कोई पुरातात्विक स्रोत मिलते नहीं है। कई मनुष्य 1 या 10, 20 भाषाएं सीख सकता है, तो सारे साहित्यिक स्रोत पठनीय है, अपठनीय नहीं। ये बात समझ में? तो आज का अपना टॉपिक था इतिहास की सामान्य जानकारी। और उसके बाद इतिहास के 3 काल, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। किस काल में कौन से स्रोत मिले, ये ध्यान रखना। और कौन सा, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता किस काल की आपको पूछ लिए। आदि मानव का विकास किस काल में आता है, सिंधु सभ्यता किस काल में आती है, 1857 की क्रांति किस काल में आती है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक ये टर्म ध्यान रख देना, ये कभी मत भूलना कि सबसे पहले हिमयुग, उसके बाद पाषाण युग, उसके बाद धातु युग। धातु में भी मनुष्य ने सबसे पहले किया तांबा का प्रयोग, ताम्र युग। फिर आता है कांस्य युग, फिर आता है लोह युग। तांबा, कांसा और लोहा मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, उसके बाद कांसा, उसके बाद लोहा। ये बात समझ में? इसलिए आदि मानव के काल में आपने कभी बड़े ऐसे युद्ध हुए सुने? नहीं सुने। क्यों? युद्ध कब होते हैं? जब खतरनाक हथियार बनते हैं तब युद्ध होते हैं। उस समय सबसे खतरनाक हथियार तो बनते हैं लोहे के। उस समय लोहा था ही नहीं, तो अच्छे हथियार बनते नहीं थे, हथियार बनते थे पत्थरों के। इसलिए ये आपको 3 काल याद रखना है। इसके बाद आगे अगली क्लास में अपन अच्छे से और बात करेंगे। जो आज पढ़ाया है इसको अच्छे से कंठस्थ करना। जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैं बात पर्सनल कॉल करके भी इसमें जो चीज समझ नहीं आई हमारे से पूछ सकते हैं। निसंदेह पूछने में कोई शंका नहीं करनी विद्यार्थियों। और अच्छे से अपन आप स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।